वो जो रोड साइड पे एक बैग पकड़ के उसमें चीज़ें बेचने वाला काम, मतलब वो उसको फेरी का काम वो आपने किया। ओलिवर्स की दुकान पे चाइनीज थे, उनको परफ्यूम देता था सिंगापुर का लाकर, पाकिस्तानी होते थे उनको घड़ियां देता था। उन्होंने कहा फारिग बैठे हुए हो तो हमारे इसका अप्लाई करो। मैंने कहा मैंने कभी काम किया नहीं है। मैंने कहा चलो बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो करते हैं। इरफान भाई, आपका एक मलेशिया में ग्रुप होता था लड़कों का, वो आपका ग्रुप क्या था और क्या काम करते थे और ये किस सन की बात है? तो हम उनको ये करते थे कि जो हमारे पाकिस्तानी को कोई गलत काम करता था या वहाँ से एजेंट बना के लेकर आया कि हम पासपोर्ट दे देंगे, कोरिया भेज देंगे, यहाँ जॉब दिला देंगे, तो वो होता नहीं था। 2 नंबरी से उनको लेकर आ जाते थे, पैसे कमाते थे, पासपोर्ट भी ले लेते थे, मारते थे, खाना भी नहीं देते थे। तो हमने फिर उनके लिए ये निकाला कि हमें पास जो भी केसेस आते थे हम उसे तो फ्री ऑफ चार्ज हम उनकी मदद करते थे। जो पकड़ा गया कैंप के अंदर बंद है उसका टिकट बना के, हम 6-7 लड़के थे, उनका टिकट बना के पाकिस्तान एम्बेसी में जाके केस हम उनको बताया। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपने इस दौरान अपने बच्चे को भी गवा दिया। तो मुझे ड्राइव के लिए उसकी वजह से मैंने एक अपने बच्चे को भी लॉस किया। 1996 से 2024 आ गया, कराची याद आता है? हो कराची बहुत याद आता है, वन पाकिस्तान बहुत याद आता। साथ साथ नो डाउट अभी भी मैं गया, ठीक है, रह नहीं सकता, पॉल्यूशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है, गर्मी है, पानी नहीं, बिजली नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मगर जो टेस्ट है ना वहाँ का, नो डाउट। तो वो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में सारे हैं माशाल्लाह से, बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं, मगर नाम के मुसलमान हैं, काम के तो बस अल्लाह ही उनसे बचाए। उसको आपने नाम दिया हांगकांग बिरयानी। जी जी जी। हांगकांग बिरयानी क्या है भाई? तो वहाँ की जो बिरयानी थी वो मैंने यहाँ टेस्ट किया, क्योंकि मैं जब ये ओलिवर में बनाता था तो मैंने कहा यार ये लोग जो है स्पाइसी नहीं खाते हैं, मिर्चें नहीं खाते हैं, दूसरी चीज़ें मसाला नहीं डालते हैं, तो ये लोग चाहते हैं। फिर मैंने वहाँ से हर्ब्स की चीज़ें सारी डालकर मैंने वो चीज़ें बनाई। इसमें कोई प्याज, कोई अदरक, कोई लहसुन। और जो यंग लड़के ख़ासतौर पर जो हैं उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को पूरा करें। और ये 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, 1 साल में 2 साल में नहीं होता। आज मैं हूँ यहाँ पर, आप देखें कितना 30 साल लगाने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि आराम से बैठ कर इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मलेशिया के अंदर भी यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन्होंने चाहे वो यहाँ का भंगी हो, साफ क्लीनर हो, उसके पास भी वही गाड़ी है, एक जो मिलियनर है उसके पास भी वही गाड़ी है। डॉन तो हमेशा आता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, ये सबसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मैंने देखा कि वाकई किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साद अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट में जिस शख्स को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है, मलेशिया में अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी खानों का जिक्र हो, होटल मैनेजमेंट से लेके शेफ़, यहाँ तक के एक ऐसी स्ट्रगल, एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ इरफान आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान भाई। अस्सलाम। साद साहब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। जी जी जी। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, मैं स्पेशली जी जी इस बात से वाकिफ़ हूँ कि आप बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का जिक्र हो, खानों का जिक्र हो, तो आपने यहाँ पे एक ज़बरदस्त काम किया हुआ जी, माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे जो है वो पूछना चाहता हूँ कि कराची से मलेशिया तक के सफ़र के बारे में। पैदाइश आपकी कराची की हुई, क्या करते थे वहाँ पे और क्या हालात वाक़यात थे और किस सन में आपका मलेशिया में आना हुआ? साहिद भाई, मैं तो कराची के अंदर जॉब जो करता था उस ज़माने में TNT के नाम से था, अब PTCL हो गया है, टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर एज स्टेनोटाइपिस्ट था। अच्छा जी। PCHS तारिक रोड के अंदर कराची के अंदर तकरीबन मैंने 8 साल या 9 साल वहाँ जॉब की। फिर उसके बाद से पाकिस्तान के बदकिस्मती से ऐसे हालात पैदा हो गए जी कि इंसान को मूव करना पड़ा। मेरे फादर जो थे वो कहने लगे कि भाई आप अपने बच्चों को यहाँ से निकालते हैं, सेफ साइड पे। होता ये था कि करता कोई और था, मेरे अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर था, फार्मेसी भी मैं चलाता था। पार्ट टाइम में जो है मैं अपना TNT डिपार्टमेंट से निकल कर
वापस मैं फिर वकील के सामने केसेस होते तो उसको टाइप करता था हफ्ते में 3 दिन। अच्छा उसके जी। बाद से फिर छोटे भाई को भी लेकर मैं अलशफा मेडिकल एंड जनरल स्टोर लालू खेत 10 नंबर के अंदर अच्छा मैंने जी। खोला हुआ था। जी, जी। तो ज़बरदस्त। वहाँ पर जो था सिलसिला, आए दिन ये जमात वाले आके भत्ता मांगे, वो फलाना आके भत्ता मांगे, इतने पैसे दो, ये पैसे दो। फिर उस ज़माने में ऐसा ही हुआ कि बैड लग ऐसा कि हम दोनों भाइयों को दुकान से उठा के लेके कितने पैसे दोगे तो तुम्हें छोड़ा जाएगा। क्या बात कर रहे तो हैं। बस पूरी कहानी अब क्या बताएं, मगर ये कि फिर वालिद साहब ने कहा कि आप लोग यहाँ से मूव करें। हमारे रिलेटिव यहाँ रहते थे, वो यहाँ पे इंजीनियर थे शिपयार्ड जी। के अंदर, मलेशिया शिपयार्ड के अंदर। अच्छा तो अच्छा। उसका आशा लेकर फिर एक ओवरसीज फैक्ट्री की जॉब आई थी, तो हमने वहाँ अप्लाई किया। जब इंटरव्यू पे गया तो मुझे तो सबसे पहले उन्होंने कर दिया कि आप पास हो गए। ज़बरदस्त। तो मलेशिया इरफान भाई किस सन में आना हुआ? साथ में मैं 96 अक्टूबर के महीने में आया था, 1996 में। 1996 में, जी जी। ज़बरदस्त। तकरीबन आई थिंक 30 साल के करीब। बहुत ज़्यादा अरसा हो गया जी, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप मलेशिया में आए तो पहली जॉब आपकी क्या थी? वही जो ओवरसीज़ के थ्रू जो हम आए थे, किसी फैक्ट्री के अंदर आए थे। अच्छा, वो जो अच्छा। फैक्ट्री थी वो लकड़ी की कंपनी थी, वो फर्नीचर्स वगैरह बनाते थे, मगर वो मशीन से सब निकलता था, हम बनाते नहीं थे। बस अच्छा, वो अच्छा। लकड़ी का काम होता था। सही फिर सही। उसके बाद से जो है वो 3 महीना मैंने वहाँ जॉब किया। मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में भी कोई ऐसा काम नहीं किया था। मतलब स्टेनोटाइपिस्ट आप समझ ले के ऑफिस में बैठता था बंदा ऑफिस में। एसोन में, तो खैर उस समय हिम्मत नहीं आ रहा। और 3 महीने के बाद किसी तरह से हमने अपना पासपोर्ट लेकर अपने सीधे अपने कज़न जो थे वो उनके पास चला गया। अच्छा फिर जी। उन्होंने मुझे कहा कि आपका वीज़ा ऑलरेडी है। उन्होंने फिर अपने TNB का इलेक्ट्रिक का इदारा है, जी। उस पे जो है उन्होंने मुझे थर्डोलाइट मशीन चलाने के लिए कि स्केल पकड़ो, ये करो, वो करो, उसमें करा। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तकरीबन 1 साल मैंने वो जॉब की, अच्छी पे करते थे अच्छा, उस ज़माने अच्छा। में। फिर उसके बाद से फिर मुझे मज़ा नहीं आया जौहर बारू में, ये जौहर बारू में थे पासेगोडन के अंदर। जी जी जी। वहाँ जी। से फिर मैं निकल के चंद लड़कों के साथ, कराची के लड़कों के साथ मैं कोलालमपुर आ गया। सही। यहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, वो फेरी का काम करते थे। फेरी का मतलब ये जी, मैं वो आपसे सवाल करने वाला था जी 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 कि मैंने सुना है कि आप वो वाला काम ख़त्म करके जो फैक्ट्री वाला था, जी 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 फिर अपने कज़न के पास आपने काम किया, जी, जी, फिर जी। आप फेरी वाला काम करते थे। फेरी वाला काम क्या है और क्या करते थे फेरी वाले काम? साहब, फेरी वाला काम ये था कि हम यहाँ के प्रोडक्ट को थाईलैंड ले जाते थे, थाईलैंड से लेकर आते थे। कपड़े उस ज़माने में, आजकल तो कहीं और से आ रहा है, अच्छा। बांग्लादेश से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है टोडा वगैरह। उस ज़माने में थाईलैंड की टी-शर्ट्स वगैरह मैं यहाँ ला के जो ब्रोकर थे उनको देता था। मार्केटों अच्छा। में वो जाता था तो केजी के हिसाब से होता था। फिर यहाँ की चीज़ें जो थी वहाँ ले जाके हम बेचते थे, कभी अच्छा। सिंगापुर, कभी थाईलैंड, कभी वियतनाम। तो ये तमाम चीज़ों को करते करते तकरीबन 5 साल मैंने ये काम किया। 5 साल के बाद जब इनकी इकोनॉमी ड्रॉप हुई मलेशिया की, तो उसके बाद से फिर मैं बिल्कुल फारिग था, क्योंकि इकोनॉमी ड्रॉप होने के बाद जो मेरी जो चीज़ों की कीमत ज़्यादा ठप थी हो गया। वो ठप हो गया। और सही। बहुत सारे हमारे पैसे ब्लॉक हो गए। बाद लोग कहीं केला एयरपोर्ट बन रहा था, KLCC बन रहा था, तो इन लोगों को ले जाके देता था। घड़ी चाहिए, वॉलेट चाहिए, परफ्यूम चाहिए। वो जो रोड साइड पे एक बैग पकड़ के जी, उसमें जी, जी। चीजें बेचने वाला जी, काम, मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसको फेरी का काम वो आपने किया? फेरी का काम वो किया मैंने तकरीबन 5 साल। क्या बात। 5 साल करने के बाद जब इकोनॉमी ड्रॉप हुआ, तो जिस दुकान पे एक ओलिवर्स हांगकांग की कंपनी थी बंदर ओतामा के अंदर, उसकी 2 ब्रांचें थी। राजा चुलान रोड पहली ब्रांच थी, सेकंड ब्रांच बंदर ओतामा में। तो अच्छा, वहाँ पर ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ये जो नाम स्टेट्स के और सिटीज के या वो मलेशियन स्टेट्स हैं और मलेशियन टाउन्स हैं जिनके नाम इरफान भाई बता रहे हैं, तो जी, 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 उसमें कंफ्यूज ना जी होइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे कोलालमपुर का था। जी। फिर छोटे से शुरू किया था, उसके बाद से फिर मैं मुख्तलिफ सूबों में जाने लगा। क्लांतान के अंदर, तरगानो के अंदर, पेराक के अंदर, हर जगह, मलाका के अंदर मैं अपना। फिर उसके बाद से फिर मैंने अपने सब एजेंट बना लिए थे। ऑफिस टू ऑफिस भी जाता था, तो वहाँ पर मैंने लोगों को बैठा दिया कि यार ये मेरा फेरी का सामान होता है, तो यहाँ पर आपको देंगे, आप बेच दिया करें, उसमें आपका भी कमीशन हो जाएगा। तो एक मेरा बड़ा अच्छा सिलसिला चल गया था। सही। तो मतलब जो इकोनॉमी ड्रॉप हुआ उसके साथ ही ये काम भी ठप हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद से जो जिस दुकान पे मैं, ओलिवर्स की दुकान पे चाइनीज थे, उनको परफ्यूम देता था सिंगापुर का लाकर, पाकिस्तानी होते थे उनको घड़ियां देता था। उन्होंने कहा फारिग बैठे हुए हो तो हमारे इसका अप्लाई करो। मैंने कहा मैंने कभी काम किया नहीं है। मैंने कहा चलो बैठने से अच्छा है कि
कुछ ना कुछ तो करते हैं। जब वहाँ पे स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंटरव्यू पे गया, मलय ज़बान मुझे आती थी और इंग्लिश आता, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे जॉब दे दी। मलेशियन ज़बान कितने अरसे में सीख ली थी आप? मैं 3 महीने के अंदर सीख लिया था। क्या बात 3 मंथ्स में, क्योंकि उसका ये था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वापसी का। वहाँ से हम सब आशियाना ख़त्म करके आए थे। जिस तरह एक टिपिकल हम लोग जो है ख़त्म करके जला के कश्तियाँ आ गए थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके लिए मुझे सीखने का ये था कि मैं किसी भी पाकिस्तानियों के साथ ना बैठता था, ना घूमता था, ना रहता था, क्योंकि मुझे ज़बान सीखनी थी। ज़बान सीखने के लिए मैंने करा क्या, मलों में उठना बैठना शुरू किया, उनसे दोस्ती की, लड़कियों से सलाम दुआ किया, एज ए नॉट गर्लफ्रेंड, एज ए फ्रेंड मैंने लड़कियों से सलाम दुआ की, उनसे सलाम दुआ की, उनसे भी बातों में आदमी सीखता था। तो शुरू में तो काफ़ी लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे यार बोलता आता नहीं था, कि एक लफ्ज़ बोलता था, 2 लफ्ज़ पाकिस्तानी मिक्स करके इंग्लिश मिक्स करके काम चलाता, नॉर्मल है। मगर ये कि 3 महीने में मैंने इतना कर लिया था कि मैं अपनी चीज़ों को आसानी के साथ बेचता था मलय ज़बान में और ख़रीद सकता था। इरफान भाई, ये काम आपने बताया कि जब ख़त्म हो गया तो फिर आपकी जो है वो रेस्टोरेंट लाइन में, रेस्टोरेंट बिजनेस में, मैनेजमेंट में, शेफ में एंट्री कैसे हुई फिर? सर वो एंट्री इसी तरह से हुई, जिस दुकानों में मैं सामान देता था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैनेजर मिस्टर रेमन लिंक होते थे, वो हमारी बॉस के कज़न होते थे, तो वो बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी उससे। तो वो परफ्यूम वगैरह, बेल्ट वगैरह वसाची का, बुनिया का लेता था, ख़रीदता था। अच्छा। वो बेसिकली पर ओरिजिनल नहीं होता था, कॉपीराइट चीज़ें होती थी। तो वो थाईलैंड से आता था, तो उसको मैं यहाँ पर सप्लाई करता। लोगों को इतना पता भी नहीं था। ये तमाम चीज़ें हेल्प करने में एक बंदा हमारे पास था, कोरिया चला गया है वो पठान, वो ये करता था। उसने मुझे ये लाइन लगाया क्योंकि मुझे ज़बान बहुत अच्छी आती थी। कहते इरफान तू छोड़ो जॉब को, तू इसको कर, तू परफेक्ट। और यकीन करें मैंने वहीं से सारे पैसे कमाए। उसके बाद से फिर जब मैं ओलिवर्स ज्वाइन किया इंटरव्यू देने के बाद, तो एज ए नॉर्मल एज ए सीनियर काउंटर के हिसाब से आया था। वहाँ पर जब मैं गया तो उस कंपनी में मैंने 14 साल काम किया। 14 साल उस कंपनी में मैंने साथ भाई काम किया, और 14 साल के अंदर तकरीबन मैंने 14 ब्रांच बनाए। ज़बरदस्त। और जब उस दुकान पे जब मैं गया था तो हर जगह कैमरा होता था, लोग काफ़ी परेशान करते थे किचन में, मगर मैंने ये सोच लिया था मुझे यहीं से कुछ करना है। तो उस ज़माने में हमारी मिस जूलिया चौंग होती थी, लेडीज़, वो मुझे बहुत देखती थी, हर चीज़ में आके कहती थी कि ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट है। क्योंकि मैं जब काउंटर पर खड़ा होता था, मैं 1 शॉट 10-12 बंदों के ऑर्डर ले लेता था। दूसरे लोग होते थे तो वो एक ही ऑर्डर लेते थे। सो सेल्स फिगर जो था हमारा हमेशा, जब मेरी क्लोजिंग होती थी ऊपर जाता था, दूसरों की क्लोजिंग होती तो कम जाता था। उसका एडवांटेज मुझे ये हुआ कि ये लोग मेरी सैलरी बढ़ाते रहे, मुझे अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। फिर आस्ते आस्ते उस कंपनी में 14 साल की तो स्टोरी नहीं बता सकता। आपने उस जिस कंपनी में काम करते थे उनकी ब्रांचें 14 बनाने में मदद की, उनकी आपकी वजह से उनका अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि उसमें यह था कि जब हमारा सेल, सिर्फ हमारा जो सेल एक दुकान का तकरीबन 35 हज़ार रिंगिट होता था और 40 हज़ार रिंगिट होता। केएलसीसी की तो हमारी 60-70 पे चला जाता था। मगर वहाँ पर मैंने लोगों को तरीका ये दिया कि जो हम ब्रीफिंग अपने स्टाफ को करते थे कि आज जो गलती की है, ये सारी मेरे आइडियाज़ थे, उनको मैंने बताए कैसे करना। हालांकि मेरा फील्ड नहीं था, मगर जब मैं इसके अंदर घुसा तो उसको मैंने बिल्कुल अपना ही बना लिया और फिर आइडियाज़ देता गया। तो मैं लड़कों को ये कहता था कि कल हमारा 20,000 हुआ है, आज तुम 25,000 करोगे, 30,000 करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा बॉस से पैसे दिलाऊंगा और एक छुट्टी प्लस दूंगा। हफ्ते में एक छुट्टी होती थी, तो मैं कहता था ये टारगेट अचीव करो। मतलब ये मैनेजमेंट भी आपके पास आ गई थी, कुछ आता उन्होंने आप पे ट्रस्ट सारा करके फिर वो जो मैं बोलता था वो करता था। मैंने बहुत सही कहा कि आपको बिजनेस चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उसको अमल करो तो आपको देखना। तो माशाल्लाह से वो मेरी हर बातों पे अमल करते गए और मैं उनको ब्रांचें बना के देता चला गया। और फिर जब मैं निकला वहाँ से तो आस्ते आस्ते सारी ब्रांचें ख़त्म हो गई और लास्ट ब्रांच सैबर जाए में था, एमसीबी बैंक के अंदर, यहाँ पर सैबर जाए के अंदर। उन्होंने मुझे बुलाया कि इरफान साहब आप आ जाएँ, और इसको उसमें किराया भी नहीं था कि आप इसको चलाएँ। तो हमारा एक दोस्त ज़मान होता था, तो उसके साथ एक हमारी एक उसकी अच्छी दोस्त थी, उनकी भी शादी हो गई। हम लोग ने ही शादी करवाया बेसिकली तौर पे। तो हमने कहा, मैं उस वक्त जो है किलाना जाए में दुकान मुग़ल रेस्टोरेंट के नाम से खोल चुका था, पुत्रा जाए में बिरयानी डमान के नाम से खोल चुका था। तो मैं उसको लिया नहीं, मैंने बॉस को कहा कि बॉस आप ये इसको दे दें, ये आपका अच्छा स्टाफ था। मैंने इरफान भाई आपको कुआलालंपुर में काफ़ी रेस्टोरेंट्स पे मैनेजर पोजीशन पे बड़ा देखा। जी। इसकी यही वजह है कि आपने काम किया था या आपकी अपनी उसमें पर्सनल एफर्ट थी? नहीं, मेरा उसमें ये था कि जब वहाँ से निकला तो बहुत लोग देखते थे कि मेरा कैसे कस्टमर को डील करना है।
मैं ये कहता था कि दुकान कैसी भी हो, मैं उसको चला के, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कैसे चलाऊँ, मैं चला के दिया। तो चंद लोग ऐसे थे, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। जब उनका बिज़नेस चलने लगा, जब सब कुछ अच्छा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको अब हटाओ, अपने बंदे रख देते हैं। मगर उन्होंने अपने बंदे रखे तो 2 महीना भी नहीं चला, वो दुकानें बंद हो गई। ये लोकल थे कि पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी थे उसमें ज़्यादा, तो लोकल तो ऐसे है नहीं। और मलेशिया की जहाँ तक बात करें कि आज जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ पर या रह रहा हूँ, तो मलेशियन अच्छे हैं तो यहाँ पर रह सका। जी, और जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मुझे काफ़ी मिली बाहर मुल्कों जाने की, मैं कभी गया नहीं। बस ये था कि मलेशिया मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर कम से कम ऐसी बात नहीं कि ये लोग बदमाश नहीं, बदमाश हर ज़बान में होते जी। हैं, मगर कम से कम ये लोग, इन्होंने हमें जगह दी काम करने के लिए कि ये बेचारे लोग परेशान हैं। आज तक इरफान भाई पूछा नहीं किसी ने कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? बेशक साथ में, इसमें कोई शक नहीं। इवन आज तक कभी मुझे किसी पुलिस वाले ने भी मुझे नहीं रोका। आप लोग लगते भी मलेशियन है। मलेशिया आपका स्टाइल, आपका एकदम लेवल सारा मलेशियन है माशाल्लाह। साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है, माशाल्लाह से आपके साथ भी हमारा काफ़ी वर्क रहा और आपने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट के लिए नहीं, मैं तो बल्कि आपको देख के कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली, सीधी सी जो बात है। और ये तो वसीले हैं जी इरफान भाई, ये तो जिंदगी में चलता रहता है। बेशक बेशक, बिल्कुल। एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट जी, हुक्म करें। जब आपने अपना ये रेस्टोरेंट ओपन कर लिए, जी जी, उसके बाद आप दूसरे रेस्टोरेंट्स पे मतलब उनकी एज अ जॉब पे जाते थे या आप उनको ट्रेनिंग में जाते थे? ये एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअल बेसिकली तौर पे मैं जहाँ पे भी गया तो मैं एज ए मैनेजर गया। और मैं जहाँ पे भी जाता था तो उनसे पहले बॉस से बात कर लेता था कि मैं जब आपके साथ ये काम करूँगा तो आप मेरी चीज़ों में मुदाखलत ना करेंगे, आपकी सैलरी, आपकी जो इनकम है वो रोज़ बढ़ती चली जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्या कर रहा हूँ, किसको रख रहा हूँ, किसको नहीं रख रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट रखना, ये मेरी जिम्मेदारी। आपका काम है कि आपको पैसे मिलने। तो माशाल्लाह से जिस जगह मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ 2-3 जगह काम किया। सबसे पहले मैंने 786 खोला था, मैंने वहाँ पर मस्जिद जामे वलाया कॉम्प्लेक्स के सामने, याद है बिल्कुल। तो वो जगह ऐसी थी कि उसमें 3 पार्टनर्स थे, इन्होंने मुझे ऑपरेशन डायरेक्टर बना के उसमें बैठाया और इतनी बेहतरीन मैंने चला के दिया था कि पर डे मेरा सेल जो तकरीबन 14-15 हज़ार रिंगिट जाता था उस ज़माने का। और सैयद रेस्टोरेंट उसके बराबर में होता, सैयद बिस्ट्रो उसके बराबर में होता था। वो आके देखता था कि क्योंकि मैंने सारा जो कस्टमरों को जो पकड़ना था वो ज़बान से, और इतनी अच्छी डीलिंग कैसे उनको सर्व करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हो, उसी कस्टमर से मैं कस्टमर बनाता था। तो ऐसा कर दिया था मैंने, बेहतरीन चलने लगा। फिर उन तीनों की लड़ाई की वजह से मैंने उनसे कहा कि भाई आप तीनों लड़ाई कर रहे हो तो बिज़नेस तो ऐसा ख़राब होगा। तो वही हुआ, बिज़नेस ख़राब हो। तो मैंने कहा मुझे आप ये सेल आउट कर दें, क्योंकि मैंने इस पर इतना एफर्ट किया। तो उन्होंने कहा 5 लाख रिंगिट लगा था, 2 लाख रिंगिट मुझसे कह रहे हैं। फरहान साहब ने, मिस्टर रॉ थे, तमिल इंडियन था वो थे, और एक इंडिया के, आपसे 5 लाख डिमांड कर ली। 5 लाख कह रहे, फाइनल 5 लाख, 5 लाख पाकिस्तानी भी नहीं, रिंगिट 5 लाख। और ख़र्चा हुआ था वो सब अपने हाथों से मैंने किया था, 2 लाख 2.25 लाख खर्च हुआ था। फिर जब उन्होंने नहीं दिया तो मैं फिर सीधा पुतराजाया बिरयानी रहमान किसी का था, वो सेल आउट कर रहे थे, वहाँ पर आके फिर मैंने वो जगह ख़रीदी 1.5 लाख में। उसको मैंने तकरीबन 12 साल चलाया। वो बंद उस वक्त हुआ जब कोरोना हमारा आया जी, तो फिर वो सारी चीज़ें हमारी जी, वो एक ऐसा दौर था, उसमें तो काफ़ी जी हमारा भी नुकसान हुआ, आपका तो वैसे भी बिल्कुल ही, तो हम एक दूसरे के हालात से भी काफ़ी वाकिफ। बिल्कुल तो उसके बाद से फिर उसके बाद से हमारा ये हुआ कि फिर मैं दूसरे मार्केटों में आया, फिर वो दूसरी चीज़ें करना शुरू किया कि भाई मिनी मार्केट में आ जाते हैं, माल सप्लाई करते हैं। तो अभी काफ़ी मेरे पास होटलों के जो हैं वो सप्लाई का काम मेरे पास ऑलरेडी है। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स वाले वो मुझे देते हैं। मैंने काफ़ी सुना है कि आप काफ़ी रेस्टोरेंट में पूरे कुआलालंपुर में एज आ सप्लायर और मिनी मार्केट आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये ऑन फुट अपनी खुद की एफर्ट पे कर रहे हैं? अपने एफर्ट्स पे कर रहे हैं, किसी से कोई पैसे नहीं लिए। बस जो माल होता है उनको मैं अपने पास से लेकर आता हूँ, वहाँ पर पहुँचाता हूँ, उसके बाद से वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और ये बेहतरीन काम था मेरे लिए, क्योंकि अब इस एज पे पहुँच गया है कि मैं जाके शेफ़ का काम करना या इतना वो करना, ग्राउंड पे खड़े होना 12-12 घंटे अब नहीं हो पाता। तो कोरोना के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये जो है ना मिनी मार्केट का काम
और सप्लाई का काम। उस ज़माने में भी मैं कर रहा था, 786 में भी मैंने पीछे की जगह लेकर मैंने ये स्टार्ट किया था। 4-5 बम्बू देसा ये सब इंडोनेशियन रेस्टोरेंट थे, केलसीसी में थे, हर जगह थी, तो वहाँ से मैंने काफ़ी किया। बस वो लड़ाई के हवाले से उन लोगों की वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अभी मेरा यही सिलसिला चल रहा है और माशाल्लाह से कंटिन्यू चल रहा है, और बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे जो जिस भी काम में है। हमारी तो दुआएं हैं आपके साथ, और आपकी स्ट्रगल को देख के मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। इरफान भाई, आपका एक मलेशिया में ग्रुप होता था लड़कों का, वो आपका ग्रुप क्या था और क्या काम करते थे, और ये किस सन की बात है? सर जी, ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये जनाब 98 से लेकर 2002-2003 तक जो हमने इस पे काम किया, वो ये होता था कि उस ज़माने में ना तो स्नैचिंग लोग करते थे, तो हम उनको मले समझते थे, मगर वो मले नहीं होते थे, वो इंडोनेशियंस होते थे। जो भी मस्जिद जामे कोई चला गया या जौहर बारू से कोई आ रहा है पाकिस्तान एम्बेसी के लिए, तो केल में उतरा तो उनसे वो पैसे छीन लेते थे, पैसे मांगते थे। बस में बैठा, टैक्सी पे बैठा, टैक्सी वाले दूसरे रास्ता उतार देते तो उन बेचारों को पता नहीं होता। तो ये बड़ा ये सिलसिला चल रहा था। तो उसमें जो था हमारे चंद दोस्त थे जिसमें हम लोग भी अफेक्ट हुए 2-3 जगह। तो फिर हम लोगों ने ये बनाया कि यार ये और उस ज़माने में फ़ोन वगैरह तो था नहीं, तो मडिका एक जगह है जो वहाँ पर केल के अंदर मडिका मीनार पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान और मलेशिया का जो इनका एक आज़ादी का मोनूमेंट है, वहाँ था। तो वहाँ सारे लोग वहाँ पर जमा होते थे, और किन्हों के जिनके ख़त लेने हैं, किसी को कोई चीज़ देना है, किसी का कोई मेहमान आया है पाकिस्तान से, कोई चीज़ ले गया, तो उस जगह पे सब पहुंचते थे और सबकी मुलाकात हो जाती थी। क्योंकि जब लोग नए आए थे तो उनका रास्ता भी नहीं पता था और डरते थे वो। अच्छा। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने कहा कि हम अपना एक ग्रुप बनाया हमने। बलोची मेरे साथ सारे लड़के होते थे, सारे बलोच के होते थे। आजकल सारे वो ओवरसीज़ वगैरह में चले गए। तो हम उनको ये करते थे कि जो हमारे पाकिस्तानी को कोई गलत काम करता था या वहाँ से एजेंट बना के लेकर आया कि हम पासपोर्ट दे देंगे, कोरिया भेज देंगे, यहाँ जॉब दिला देंगे, तो वो होता नहीं था। 2 नंबरी से उनको लेकर आ जाते थे, पैसे कमाते थे, पासपोर्ट भी ले लेते थे, मारते थे, खाना भी नहीं देते थे। तो हमने फिर उनके लिए ये निकाला कि हमें पास जो भी केसेस आते थे हम उसे तो फ्री ऑफ चार्ज हम उनकी मदद करते थे। जो पकड़ा गया कैंप के अंदर बंद है उसका टिकट बना के, हम 6-7 लड़के थे, उनका टिकट बना के पाकिस्तान एम्बेसी में जाके केस हम उनको बताया। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम इनका हॉट पास बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर दें। इस तरह से करके हम काफ़ी उस काम को हमने आगे चलाया। तो वो जो आपका ग्रुप था उसका काम यही था कि 2 नंबर बंदों को पकड़ना, गलत कोई करे ना, स्नैचिंग को कंट्रोल में किया। तो उसकी वजह से कुछ रेपुटेशन आपको मिली, लोग जानने लगे आपको, आपसे कांटेक्ट होने लगा लोगों का, आपको बताने लगे कि हमारे ये मसले हैं, ये मसले मसाइल। जी 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 जी, उसमें ये हुआ उस ज़माने में तो काफ़ी मतलब आते थे। जो हमारा एक लड़का होता था अली बलोच, वो आजकल कोरिया के अंदर है। तो वो बेसिकली तो बड़ा फाइटर था और देखने में भी वो लगता था अंग्रेज़ की तरह। हाँ, बड़े बाल होते थे, चुटिया बांधा होता था। तो वो उसके साथ हम लोग होते थे। उसके पास काफ़ी केस आते थे। वो कहता था इरफान साहब यहाँ चल रहा है, ये मसला है। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब भी कर रहा होता था। तो फिर हम अपने जॉब को करने के बाद हम रात में जाके छापा मारते थे, उनको पकड़ते थे। तो ये होता था, नाम क्या कह लें, बस ये था कि उनको ये पता था कि ये लोग लड़ने वाले हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, चौखट में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जी। तो उनके अंदर भी हमने काफ़ी एफर्ट्स किया है और उनको दिलाई वो चीज़ें जो आज लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे। मैं नाम लूँगा तो अच्छी बात नहीं होती। तो वो मैंने आज तक भी किया, वो आज तक हमें अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि आज भी मेरी उनसे मीटिंग हुई है, उन्हीं की वजह से ये सारे चीज़ था। चंद लोग ऐसे थे जिनकी वजह से जो है हमारा पाकिस्तान बहुत ही करप्ट समझने लगे, 2 नंबर काम करने लगे लोग। तो मलों की नज़र में हमारी रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई। तो उस ज़माने में मले लोग जो है पाकिस्तानियों का हाथ चूमते थे कि यू और हम पाकिस्तान, हाँ डोडो अबंग डोडो मिनुम। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि कनीज़त ये नेपाल, बांग्लादेश और वियतनाम, इन लोगों के मुकाबले में अभी भी हमारी बहुत इज़्ज़त है। मगर इज़्ज़त इसलिए है कि सारे लोग एक जैसे नहीं थे। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इमेज को बरकरार रखा है। इवन मैं पुत्रजाया में रहता हूँ, 17 साल हो गए पुत्रजाया में रहते हुए। पुत्रजाया मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद है उस तरह का यहाँ पे फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। तो इरफान भाई वहीं पे ही रिहाइश पजीर है। उस एरिया में जो है वो पाकिस्तानियों को जगह नहीं मिलती।
तो इरफान भाई तो माशाल्लाह वहाँ से 14-16 साल से हैं 16 माशाल्लाह। साल से हैं वहाँ पे। एक्चुअली ये होता कि रेस्टोरेंट होने की वजह से फिर जो हमारे प्रधान पुत्रा वाले हैं उनको फिर मैंने एप्लीकेशन दिया कि मुझे ये जगह चाहिए, क्योंकि मैं दामनसरा से आता था, टीटीआई तामंतुन इस्माइल से आता था इतना दूर बंदर उतामा, जी। तो मुझे ड्राइव के लिए उसकी वजह से मैंने एक अपने बच्चे को भी लॉस किया उस इरफान वजह भाई, से। जी जी, बंदर उतामा बंदर उतामा पाकिस्तान वाले बंदर समझ रहे होंगे। एक्चुअल बंदर कहते हैं शहर को, सही, बंदर जो कहते हैं शहर को, जी, जी, और जी। ओतामा है उनकी जगह का नाम जी, है। जी, जी। तो वन ओतामा भी है, शॉपिंग सेंटर वन ओतामा है। तो बंदर कहते हैं शहर को, बंदर राया। जी, जी, तो जी, ये वो बंदर नहीं है। जी, 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 मैं वही जी जी जी। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपने इस दौरान अपने बच्चे को भी गवा दिया। जी जी, हुआ ये था कि मैं काफ़ी दूर से आता था और मेरा एक शेफ़ होता था, इंडिया का शेफ़ था राकेश, एंड उसकी शादी हुई थी, तो उसने अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पे हनीमून के उस पर आया था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरे पास पहले हैवी मोटर बाइक होती थी, तो उस पर वाइफ को 4 महीने का था, शी इज़ प्रेगनेंट थी, तो मोटरसाइकिल पे गया। फिर उसके साथ पे मैं गेंतिन आइलैंड चला गया, गेंतिन आइलैंड गया, ऊपर नीचे हुआ। तो फिर मैं, और दुकान मैंने पुत्रजाय में कर ली थी वो स्टोरी के बाद। तो ट्रेवल बहुत दूर था, तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो अचानक वाइफ की कॉल आती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर वो सिलसिला, उसके बाद से फिर मैंने डिसाइड किया कि जहाँ काम है वहीं पर घर लें। उसके बाद से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जगह तो थी नहीं, फॉरनर्स के अलाउ नहीं था, तो मेरी इतनी लाइन बन चुकी थी महल्ले में और सबको उसको था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझे एक जगह दी और वो आज तक माशाल्लाह से मेरे पास हैं। और वो यही कहते हैं कि आप परचेज़ करें, मैं उनको कहता हूँ परचेज़ करूँगा, आज तक परचेज़ नहीं हुआ। ठीक है क्योंकि अल्लाह ताला परचेज़ कराए जी, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप 96 से जो है एक जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी ना मिला तो कब मिलेगा? अल्लाह देने वाली ज़ात है जी, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह देगा। और वो भी मुझे यहाँ से नहीं हटाते हैं, कहते हैं कि नहीं कि आप ही रहना है, क्योंकि वजह ये है कि टाइम टू टाइम उनको हम पेमेंट करते हैं। तो यही वजह है कि वो आज तक मुझे, और फिर उस घर को हमने अपने घर की तरह बना के रखा है। जी, मैंने देखा है माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम फॉरनर की तरह एक कमरे में 10 आदमी, तो ऐसा हमने नहीं किया। उसको वाकई हमने एक अच्छा माहौल घर का दिया, जैसे यहाँ के लोग रहते हैं उसी तरह से हम रहते हैं आज तक माशाल्लाह से। इरफान भाई जी सर, इस्लाम का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है? इस्लाम का तो बहुत बड़ा मेरे पास असर ये है कि मेरी वालदा ने मुझसे कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए, नमाज कभी नहीं छोड़ना, कोशिश करो, चाहे 1 वक्त का हो, चाहे 2 वक्त का हो, 3 वक्त का हो। और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ को जाता है कि पहले मैं पढ़ता था, जुमे की पढ़ लेता था, कभी ज़ोहर की पढ़ लिया, कभी मूड हुआ तो इशा की पढ़ ली, कभी मगरिब में हुआ कोई ऐसा सिलसिला हुआ तो उसमें पढ़ लिया। मगर मेरी जो वाइफ थी माशाल्लाह से, मेरी वाइफ जो है वो नमाज की बड़ी पाबंद थी, तो अक्सर मुझे वो कहती थी कि इरफान आप नमाज के पाबंद हो, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। वालदा से भी ये कहती। मगर जब से मैंने ये नमाज का सिलसिला पाबंद हुआ हूँ मैं, और ऐसे बरकत मेरे इसमें आया है कि मैं सोच नहीं सकता कि मुझे रिस्क कहाँ से मिल रहा है। और आज तक, और उसका सबसे बड़ा मेरे पे ये हुआ कि मेरे जो हमारे रिश्तेदार थे, वो मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा बेटा आप 3 चीज़ ज़रूर क्या करो, सूरह रहमान, सूरह यासीन और सूरह वाक़िया। ये सूरह वाक़िया तो मगरिब के बाद हर हाल में पढ़ना, तुम्हारे दस्तक पे पैसे तुम्हारे को मिलते चले जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से आज तक मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, आपके सामने हूँ, सबके सामने हूँ। बाकी अप डाउन तो हमेशा आता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, ये सबसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने देखा कि वाकई किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। अगर मेरा रिस्क लिखा है तो लोग रोटियों के पीछे भाग रहे हैं, मगर आपका रिस्क अगर लिखा है कि आपको रोटी आपके अल्लाह ने लिख दिया है, तो आप कहीं पे भी होगे रोटी वो आपके पास आएगा, आपको भागने की जरूरत नहीं। ये मेरा ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका नसीब जितना लिखा है वो से, बाकी आपका काम है कि आप कैसे घर से बाहर निकलें। कुरान में भी बता दिया है कि फजर की नमाज पढ़ के अपने रिस्कों की तरफ निकल जाओ। ये नहीं कि घर पे बैठे रहो तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेगा हमारे पास के, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको एफर्ट करना है। बाकी अपने अमाल अच्छे रखें, किसी को अपनी रात से धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें, सच बोलें
और बाकी ठीक है, हर आदमी ख़ता का पुतला, मुझसे भी काफ़ी गलतियाँ हुई, सीखता रहता हूँ। मगर अब जो मेरे के बाद जो लोग आ रहे हैं उनको मैं वो चीज़ बताता हूँ, ये गलती ना करना जो मैंने गलती कर दी है, ये जो चीज़ है। इससे है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। इरफान भाई, 1996 से 2024 आ गया, कराची याद आता है? हो कराची बहुत याद आता है, इवन पाकिस्तान बहुत याद आता। साथ साथ नो डाउट अभी भी मैं गया, ठीक है, रह नहीं सकता, पॉल्यूशंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, गर्मी है, पानी नहीं, बिजली नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मगर जो टेस्ट है ना वहाँ का, नो डाउट यकीन करें, जो जायका वहाँ के फ्रूट्स के अंदर है, जो जायका वेजिटेबल्स के अंदर है, जो जायका मीट के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर। एक इससे मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूँ, सिर्फ ये एक मिसाल मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के वेजिटेबलों में लस है, लोगों में लस नहीं है। यहाँ के वेजिटेबलों में साफ़ सुथरा है मगर लस नहीं है, मगर लोगों में लस है। लस क्या होती है? लस जो ये है कि जो टेस्ट है, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, टेस्ट जो है वो लस उसको कहते हैं। कि अगर आपने किसी चीज़ को, आम को भी काटा तो उसका खतरा जूसी, अच्छा, इसको लस कहते हैं, जूसी को लस कहते हैं। तो वो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में सारे हैं माशाल्लाह से, बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं, मगर नाम के मुसलमान हैं, काम के तो बस अल्लाह ही उनसे बचाए। मुल्क तो बहुत अच्छा है हमारा, जो जायका पूरी दुनिया में नहीं है। इवन मैं अभी भी वहाँ से आया हूँ, इतनी सारी जामुन लेकर आए, फल से लेकर आए, आम लेकर आए, सारी चीज़ें लेकर आए, और एक एक पीस करके खाते हैं, ये ख़त्म होने वाला है। ये टेस्ट पे मिलेगा नहीं, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। बेहतरीन मुल्क है, हम लोग सही नहीं है। अगर हम लोग सही हो जाए, दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो दिन लेके आए कि बिल्कुल हम सब अपने वतन को वापस जाएं और वहाँ पे जाके आबाद हों। और वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने हमें निकालने की पूरी कसर। दुआ है कि हमारी दुआ यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा वहाँ जाके शिफ्ट हो जाए। दिल चाहता है बाहर मुल्क में रहे, इतना भी यहाँ पर एफर्ट्स करना पड़ता है। मगर ये है कि मलेशिया मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आज तक किसी ने पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए आए हो। इवन अभी भी पाकिस्तान जाता हूँ तो एक गली से गुजरता हूँ तो दूसरे 2 मिनट के बाद बंदा आता है, कहते हैं कहीं कहाँ जाना भाई, किसका ढूंढ रहा है। यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, अपने काम से अपना काम। माशाल्लाह मलेशिया की तो एक रौनक, एक मलेशिया बोले अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच्चाई है। बाकी अच्छे बुरे तो हर जगह हैं, मगर ये कि मलेशियंस अल्हम्दुलिल्लाह आसियन टाइगर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, मेरा कुछ अर्सा पहले आपके घर जाना हुआ तो आपने एक बड़ा स्पेशल सा खाना बनाया, उसको आपने नाम दिया हांगकांग बिरयानी। जी हांगकांग बिरयानी क्या है भाई? एक्चुअल बेसिक के तौर पे ये फार्मूला मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था हांगकांग में, जब मैं 6 महीने ट्रेनिंग कर रहा था, 6 मंथ वहाँ रहा। शुरू में जब वो गया तो पूरा शहर सुअर पकता था और इसकी ऐसी स्मेल कि हम 1 दिन 2 दिन तक तो हम रह ही नहीं सके। उसके बाद से फिर हम भी उसके आदी हो गए, फिर पता नहीं चलता था कि गोश्त क्या पकड़ा क्या नहीं पकड़ा। तो वहाँ की जो बिरयानी थी वो मैंने यहाँ टेस्ट किया, क्योंकि मैं जब ये ऑलिवर में बनाता था तो मैंने कहा यार ये लोग जो है स्पाइसी नहीं खाते हैं, मिर्चें नहीं खाते हैं, दूसरी चीज़ें मसाला नहीं डालते हैं, तो ये लोग चाहते। फिर मैंने वहाँ से हर्ब्स की चीज़ें सारी डालकर मैंने वो चीज़ें बनाई। इसमें कोई प्याज, कोई अदरक, कोई लहसुन, कुछ नहीं डलता। बड़ा अजीब माशाल्लाह टेस्ट, और वो टेस्ट वाकई ऐसा। तो फिर वहाँ की रेसिपी मैंने बनाई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ का नाम रख दिया हांगकांग रेसिपी। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ये रेसिपी काफ़ी सक्सेसफुल है। और आज तक तार प्लाजा, GM प्लाजा, वहाँ से इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट्स वाले, बिरयानी की बात आती है तो मुझे ऑर्डर देते हैं, कहते हैं इरफान साहब बिरयानी आपकी चाहिए, हांगकांग वाली चाहिए। तो नो डाउट आज तक पाकिस्तान जाने से पहले मैंने अभी 300 आदमी का कैटरिंग किया वहीं GM प्लाजा के अंदर। हमारे दोस्त होते हैं, उनकी दुकानें, वो अक्सर मंगाते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोरोना के टाइम में मुझे काफ़ी ऑर्डर दिया, और कोरोना में तो मेरा बिजनेस खाने का बहुत अच्छा चल रहा था। जी मैं आपसे ये पूछने लगा था कि जब कोरोना आया तो उस वक्त आपने, जारी बात है, कोई फिजिकल आउटलेट वगैरह तो नहीं थे। जी तो आपने फिर वहाँ से अपना मिनी मार्केट वाला घर से काम शुरू किया। जी बिल्कुल। और वो आपने किस तरीके से किया और कैसे आपने अचीव किया और कैसे कंट्रोल कर लिया कोरोना में? एक्चुअल हुआ ये कि दुकानें बंद होने की वजह से फिर हर महीने उसका किराया देना है, ठीक है, वो भी सब्सिडाइज हो रहा था कि आधा हाफ पे करें। तो इनकम तो थी नहीं,
तो फिर मैंने कहा कि यार हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी फूड पांडा में वगैरह चल रहा था, तो छोटे छोटे बना रहे। तो फिर मैंने उस वक्त लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हो रहे थे, जॉब नहीं कर रहे हैं, सब्ज़ी नहीं है, चावल नहीं है, राशन नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से अपने तई हम 10-12 बंदे वहाँ से फ्रूट्स हम लेते थे, चीज़ें 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, फलाना दाल वाल, ये करके हम लोगों को पहुँचाना शुरू किया। तो फिर मैंने देखा यार ये सक्सेसफुल जो है मिनी मार्केट वाले बेहतरीन पैसे कमा रहे हैं। और उस दौरान मैंने काफ़ी पैसे जमा किए तकरीबन 2.5-3 सालों में, जो कि मैंने फिर ये मिनी मार्केट जी की तरफ आया। माशाल्लाह आपके घर में तो पूरा एक ना वो मार्केट है उसमें। अब तो मेरे पास और बड़े बड़े फ्रीजर और चिल्लर आगे चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है कि वो रखते हैं, कहीं से फिर दूसरा ऑर्डर। मुझे याद है कभी भी जाना है इरफान भाई ये खाना है आपने, वो खोलना है फटाफट। आज तक भी वही सिलसिला है माशाल्लाह से, वही सिलसिला। अब उसमें ऐड हो गया कि अब लोगों के ऑर्डर होते हैं, मसाले हैं, और पाकिस्तान की प्रोडक्ट मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो हमारा दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, ज़ीरा है, गोल वाली मिर्च है। जो पाकिस्तानी जो ये टेस्ट है वो यहाँ की चीज़ों में टेस्ट नहीं है। वो खाने में जब डलता है, यहाँ सब मिल रहा है मगर वो टेस्ट नहीं। तो वो ही चीज़ हम अब तमाम जगहों पे वो चीज़ चला गया है। इवन इंडिया वाले भी जो है रेस्टोरेंट्स वाले, वो हमारे मसालों को यूज़ कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मगर वो आस्ते आस्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, हम आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं। विद इन 20 ईयर्स, ये तो बिल्कुल 20 साल तक तो आप छोड़ दें कि पाकिस्तान खाने में कहाँ से कहाँ जाएगा। नई नई ब्रांचें खुलेंगी, फेडअप नहीं होगा वो, क्योंकि लोग जो है अब हमारी तरफ आने लगे, उनको पता लगा कि असल खाना क्या है। अब मामा की डाई के अंदर आजकल जो लोग जा रहे हैं सिर्फ ड्रिंक करने जाते हैं, खाना जो है अरबिक या पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो हमारी क्वालिटी है, हमारे टेस्ट, अल्लाह ताला ने हमारे खानों में, हमारी चीज़ों में ऐसा टेस्ट रखा है कि वो जो एक दफ़ा खा ले उसके बाद से दूसरी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। वो मैं आपका एक करेक्ट कर दूं, जो ड्रिंक का आपने लफ्ज़ बोला ना, वो बेसिकली यहाँ पे जो मलेज़ हैं वो लोकल रेस्टोरेंट को हम बोलते हैं किडे मामा, जो मुस्लिम हैं इंडिया से आए हुए, तो वो वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो पानी पीते हैं जाकर। जी बिल्कुल। तो वो पानी की मशरूबात काफ़ी ज़्यादा है इनकी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। तो वो इस वजह से वो बस वही पीते हैं। हाँ वही, क्योंकि वो चीज़ जो है वो मतलब कि वो जैसे तेतारे हो गया जी। अब तेतारे जो है वो तेतारे असल में क्या है? तेतारे जो बेसिकली कंडेंस मिल्क है, वो सुसु पकट कहते हैं उसको, टीन के अंदर कंडेंस मिल्क होता है, उससे बनाते हैं। वो तो इतना ख़तरनाक है कि बेहतर ये है कि वो ना पिए और मुंह में पहले ले ले। वो इरफान भाई सुसु पकेट आपने बोला ना? जी। तो वो सुसु यहाँ पे जो है वो दूध को कहते हैं। मिल्क, बिल्कुल हम उसको नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मिल्क को कहते हैं, पकट कहते हैं गाढ़े को, सुसु कहते हैं दूध को, मिल्क को, और पकट कहते हैं गाढ़े को। तो दूध वाली जो कंडेंस मिल्क वाली चाय बना के देते हैं तेतारे डालकर, और जो पाकिस्तानी चाय वो गाय के दूध में बनता है, तो उसका टेस्ट ऑफ कोर्स बड़ा डिफरेंट होता है फ्रेश दूध का। फिर बहुत सारे ड्रिंक्स जो इनके हैं, नो डाउट इंडियन के चंद ड्रिंक्स ऐसे हैं, जैसे ते आइस है, आइस बर्फ़ डाल के पीते। पाकिस्तान में अब रुझान वो आ चुका है काफ़ी। ते आइस जिसको बोलते हैं कि जी चाय में आइस डाल के पीते, ठंडा पीते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मैंगो लस्सी और फ्रेश लस्सी, उसके अलावा कोई था नहीं, चंद जूसेस को ब्लेंड करके बनाते हैं। मगर अब वो बहुत ड्रिंक हमारे पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो अब जो इनका जो ड्रिंक्स है, हम भी उसके बड़े एक्सपर्ट, हमने तो काफ़ी ड्रिंक में हमने ट्रेनिंग ली है, और एक से एक जूसेस बनाने वाले हैं हमें। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद चीज़ें हम लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। स्पेशल पुतराजाए में हमारी दोस्त की दुकान है, उसको हम आजकल उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इरफान भाई, मलेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपस में किस तरीके से मिल के रहना चाहिए और कैसे एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए? साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आप नमाज के पाबंद हो जाएं। हमारे यहाँ करोड़ों की आबादी है, और हमारे मस्जिद जो है वो खाली होता है, और मॉर्निंग में एक पहली सफ भी लंबी नहीं पूरी होती है। मलेशिया के अंदर ये होता है कि हर जगह इनके यहाँ सुराव बनाया हुआ है, आबादी कम है मगर नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, इनके यहाँ भी मतलब हर चीज़ होता है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये नमाजी हैं, नमाज को नहीं छोड़ते नमाजी। और हम सबसे पहले जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको ये काम करना चाहिए कि नमाज जब आप पढ़ेंगे तो आप सच बोलेंगे लोगों से।
अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आया है, उसको कुछ पता नहीं है, जो तकलीफ़ें हमने उठाई हैं, जी, हमने जो स्ट्रगल किया है उस तकलीफ़ के अंदर, वो तकलीफ़ वो ना उठाएं, इंसानियत के नाते उनको सारी चीज़ें आगाह करें। यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे उल्टा है, वो उनको गाइड नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मफाद के खातिर। तो ये मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने भाइयों की मदद करें, ये नहीं कि उनको दूसरी राह पे उनको परेशान करें। तो फिर बंदा, बाद लोग ऐसे हैं यहाँ आए हैं साथ साथ कि अपनी ज़मीनें जायदादें बेच कर कर्ज लेकर आए और यहाँ आके वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ, और जो यंग लड़के ख़ास तौर पे जो हैं उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को पूरा करें। और ये एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, 1 साल में 2 साल में नहीं होता। आज मैं हूँ यहाँ पर, आप देखें कितना 30 साल लगाने के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि आराम से बैठ कर इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर जहनी सुकून नहीं होता तो आप क्या इंटरव्यू, तो आप तो रोटियों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो स्ट्रगल वक्त लाता है, और आपके साथ ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप शॉर्टकट मार के आप रातों रात कमा लें। कमा तो लेते हैं, मगर वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 3 साल बाद, 4 महीने बाद वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए होते हैं। जितने पुराने जो लोग यहाँ पर जिन्होंने 2 नंबर काम किए वो टिक नहीं सके हैं, वो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 30-40 साल से देखें आपके सामने उसी जगह पे वही। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है कि अगर आपका पाकिस्तानी कोई काम कर रहे हैं और कोई वो चीज़ करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कोई अपना केस किसी को देना चाह रहे हैं तो उनसे सबसे पहले आप ये पूछ लें कि सर आप रहते कहाँ हैं, कितने साल से हैं और कहाँ रहे हैं। अगर उसने ये बता दिया कि मुझे आए हुए 5 साल हो गए और तकरीबन 50 घर चेंज कर चुका हूँ, तो इसके मतलब वो फ्रॉड आदमी है। क्लियर कट, इसमें आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नंबर 1 2 आदमी, क्योंकि जो फ्रॉड काम कर रहे होते हैं उनका मकसद होता है कि इस जगह पे पहुँच गए, इधर मेरा नाम बदनाम हो गया, अब दूसरी जगह पे चले जाओ, फिर तीसरी जगह पे चले जाओ। तो ये एक्सपीरियंस की चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ लोगों को ना हो। और हम सब कम्युनिटी को चाहिए कि नमाज के पाबंद हो जाएं और अपने लोगों की मदद करें, क्योंकि बाद लोग वहाँ से आ रहे हैं मुल्क को छोड़कर पैसे के लिए नहीं आ रहे, सुकून के लिए आ रहे हैं। तो उनको ऐसी एडवांटेज दें। बहुत सारे जैसे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे गाइड दे रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज लेना वो लें, मगर गाइड तो अच्छी देना, तरीका तो अच्छी बताएं, क्योंकि हमें सब पता है, हम उनको जो बताएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे वही करेंगे। बाद में क्या होगा, आप मकान चेंज कर लेंगे, वो बंदे रोड में आ जाएंगे। यही हुआ है, फिर उससे बदवाएं निकलती हैं। और फिर आज हमारे मुल्क में जो है ये यही बदवाओं का तो नतीजा है कि आज हमारे हुक्मरान हमारे सर पे, ये हमारी गलतियों की वजह से आज हुक्मरान हमारे ऐसे बदमाश बैठे हुए हैं। अल्लाह से यही दुआ है। साथ मलेशिया और पाकिस्तान में किन चीज़ों में आपने बहुत बड़ा फ़र्क देखा? पाकिस्तान में और मलेशिया में मैंने बहुत बड़ा फ़र्क ये देखा है कि पाकिस्तानी को मलेशिया में जब कोई लड़ाई हो रही होती है तो हम दूर से अपनी वाइफ को बता देते हैं ये लड़ाई कोई पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी कर रहा होगा, मले नहीं कर रहा होगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये जी। क्यों? उसकी वजह ये जो मैंने यहाँ सीखा है, ये लोग साल के अंदर ओपन हाउस करते हैं ईद और बकरीद में। घर की दोस्ती नहीं रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। बाहर से बाहर रेस्टोरेंट पर बुला लिया, होटल में बुला लिया, शॉपिंग सेंटर में बुला लिया, गार्डन में बुला लिया, पार्क में बुला लिया, बच्चे मिले चले गए। सिर्फ साल में 2 दफ़ा ओपन हाउस करते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्त अहबाब के लिए जो आउटसाइडर हैं या फॉरनर, उनको और ईद पे बकरीद पे खाना खिलाते हैं। सुबह से लेकर टाइमिंग होता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का ये टाइमिंग होता है। किसी की जगह मुख्तलिफ टाइमिंग होता है, मगर सिर्फ ये 2 दिन ओपन रखते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ रोज मुंह उठा के आ जा रहे हैं, ठक 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 बेल बजा रहे हैं, तो यहाँ की स्टोरी वहाँ, वहाँ की स्टोरी वहाँ, वहाँ की स्टोरी में, तो लड़ाई झगड़े। तो खाना आपने बना लिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको भी वो खाने पे बुलाएंगे, वो खाने पे बुलाएंगे। इस पे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, नमाज के ये लोग पाबंद है जी। माशाल्लाह। किसी भी सुराह पे चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे यंग हो, ठीक है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, मतलब इजाज़त दी हुई कि आप अपनी लड़कियों को खुद चूज करें, पसंद करें। ये तो इस्लाम में भी है कि भाई लड़की से शादी करने से पहले आप, लेकिन जो निकाह की उम्र है ना, उसमें इनका निकाह हो चुका होता है और हम समझते हैं कि ये अफेयर चल रहा है। नहीं, ये अफेयर नहीं है, उनका निकाह हो चुका होता है। रुखसती बाद में होती है, उसका टाइम होता है 2 साल या 1 साल। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैंने एक और देखा बड़ा फ़र्क, कि यहाँ पे लड़की वालों को 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, सारा पेमेंट लड़के को पूरा देना पड़ता है। लड़की की भी बारात का, वलीमे का जो भी खर्चा उनको देना पड़ता है।
क्या वो पहले से बता देते हैं। हमारी ये क्या है, लड़की वाले सब कुछ लड़के को दे रहे होते हैं, ये बड़ा डिफरेंट है। बहुत यहाँ पर जो है लड़की को, लड़का आपको शादी करना है, आपको 20,000 30,000 जी। 40,000 ये पे करना है, क्योंकि जो खरीदारी उसी पैसे में वो लड़की करेगी, लड़के के घर वाले नहीं करेंगे। ये बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ इसका उलट है, उलट है, वो सब लड़के को सब देते हैं और लड़के जो बदमाश निकल रहे होते हैं। सही बात ठीक है, सही यही बात। सबसे बड़ा फर्क है। साथ साथ नमाजों के हवाले से यहाँ पे हर अपार्टमेंट, हर घर के पास छोटी छोटी मसाजिद जिनको सुराव कहते हैं जी, बनी जी। हुई हैं। सबसे बड़ा फ़र्क तो मैंने ये नोट किया, वो ये फर्क सिर्फ ये नहीं, इवन टॉयलेट हर 1 किलोमीटर के फासले पे, इवन आप शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, बेहतरीन टॉयलेट। जी। आप चले जाएं किसी भी पंप पे, पेट्रोल पंप पे चले जाएं, शेल में चले जाएं, पेट्रोनामिक जो भी पेट्रोल यहाँ जी, बेचते हैं, बेहतरीन नमाज पढ़ने की जगह और बेहतरीन बेहतरीन वॉशरूम, टॉयलेट, जी। वो ऐसा साफ सुथरा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर वहाँ के लोग यहाँ आ जाए तो बोले भाई मुझे तो बस टॉयलेट ही में दे दो, यहीं रहेंगे, वीज़ा दे दो, बस बाहर रहने की भी जरूरत नहीं है, इतना साफ सुथरा है। और हर जगह अवेलेबल, चाहे वो आप वॉकिंग पे चले जाएं, घूमने चले जाएं, आपको सुराव और वॉशरूम हर जगह अवेलेबल मिलेगा। मैं कराची गया, पेट खराब हुआ मेरा, अब मुझे टॉयलेट ही नहीं मिल रहा है। जहाँ जा रहा हूँ टॉयलेट तो पहले लोटा ही नहीं है, वहाँ कहीं पानी नहीं है वहाँ, और इतना गंदा, क्या करना पड़ता था, किसी रिश्तेदार के यहाँ भागना पड़ता था। तो वो भी अगर कोई और ज़्यादा खराब हो तो बंदा ही सोच के निकलता था कि एक जगह जा रहे, बीच में कहाँ पर आता है शॉपिंग सेंटर या टॉयलेट, इसका यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे है। ये सारी तो उसमें चीज़ें। कोई शक नहीं। और नीट क्लीन मलेशिया माशाल्लाह। ऐसा है कि एक दफ़ा आप आए मलेशिया, आप विजिट करें एक दफ़ा आके, ज़बरदस्त। तो फिर आपको पता लगेगा कि आप कहाँ रह रहे हैं और किस जगह हैं। आप एक दफ़ा आ जाएंगे यहाँ, उसके बाद से तो आप कभी भी आप पाकिस्तान का रुख ना करें। हमको मलेशिया में रह के मलेशिया ने हर वो चीज़ दी है जिसकी हम ख्वाहिश रखते थे। शायद वो चीज़ हम अपने मुल्क में ना बना सकते, ना कर सकते। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं। जैसे नमाज पढ़ने जाते हैं तो सफ़े में कोई अमीर और गरीब नहीं होता है, चाहे वो किसी भी ज़बान से, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, तो जिसको जो जगह मिलती है वहाँ जाके खड़ा होता है। तो मलेशिया के अंदर भी यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन्होंने, चाहे वो यहाँ का भंगी हो, साफ क्लीनर हो, उसके पास भी वही गाड़ी है, एक जो मिलियनर है उसके पास भी वही गाड़ी है। तो ये इतना मैनेज करके रखा है, हमारे पास भी, आपके पास भी। देख लें, ये चीज़ें हम पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते थे, हम तो रोटी से नहीं निकल पाते हो तो गाड़ी क्या लेते हैं। सही बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा है। एक नॉर्मल सब्जी बेचने वाला, एक नॉर्मल मुर्गी का गोश्त बेचने वाला, वो लेके जा रहा है हाइलेक्स, हाइलेक्स के अंदर सप्लाई कर रहा है। जी जी बिल्कुल, मर्सिडीज के अंदर फ्रूट्स को बेच रहा है, हर देखे। चीज़। तो ये सारी चीज़ जो है ये गवर्नमेंट पे जाता है। जो अगर गवर्नमेंट चोर होगी तो आवाम कहाँ से खुश है। अभी ये देख लें आप इनको, अभी इनको कुछ दिनों पहले आप देखा था कि TNB का इतना प्रॉफिट हुआ, इन्होंने सबको 1,000 रुपया दिया। जी 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 बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन की बाकायदा उनको सब फंड दिए, 1,000 रुपये दिया। कोरोना में सबको उन्होंने सैलरी दी, घर बैठाकर, और उसके अलावा और अलाउंसेस दिए बूढ़ों को। और बूढ़ों को एडवांटेज, यहाँ तो पेंशन बंद कर दिया हमारे मुल्क में। पेंशन बंद कर देते, कभी बंद कर देते, कभी ऑन कर देते। यहाँ पर तो जो बूढ़ा हो जाता है हर चीज़ में 50% डिस्काउंट, चाहे वो जहाज में जाए, चाहे वो गाड़ी में जाए, चाहे वो टैक्सी में जाए या कोई सामान खरीदे। 50 एंड अबव लोगों को उन्होंने हर चीज़ 50% डिस्काउंट। गाड़ी निकलवाने के लिए जी जी बिल्कुल, जीरो लोन है, 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपया नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना। और उसका परसेंटेज भी 2%, 1%। बाद लोगों का वो भी परसेंट नहीं है, वो 50-50 साल के लिए करते हैं, वो 50-50 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये देते हैं। हकीकत है ये। बाद औकात तो उनका कोई प्रॉफिट मार्जिन ही रखते हैं, लोकल्स के लिए रखा हुआ है। हमारे यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ तो 20%, 60%, 70% बंदा सोच ही नहीं सकता। हम तो इरफान भाई अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि हमारे मुल्क को जो है वो दोबारा से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दे। बेशक, हम तो यही दुआ करते हैं, और हमारी तो हर दुआ में यही चीज़ शामिल है। यकीन करें, हम लोग सारे जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, सब यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छा कर दे, अच्छे हुक्मरान आ जाएं। उससे ये है कि हम अगर अच्छे हो जाएं तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे आ जाएंगे, और नमाज के पाबंद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे हमारे मसले मसाइल सारे ख़त्म हो जाएंगे। इरफान भाई, पॉडकास्ट का टाइम लंबा हो गया। जी जी बिल्कुल। आखिर में थोड़ी सी आपसे एक मशवरा या नसीहत मांगना चाहता हूँ हमारे सब देखने वालों के लिए। जैसे तो आपने बताया शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, इसको थोड़ा सा और डीपली इन्फॉर्म कर दें, शायद हमारे देखने वालों में से किसी का भला हो जाए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस दोराहे पे हमारा पाकिस्तान खड़ा है,
जॉब के क्राइसिस हैं, महंगाई इतनी है, हर आदमी उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, तो वो लोग अपनी चीज़ों को बेच कर, कुछ गिरवी रख कर, कोई कर्ज उधार लेकर यहाँ आते हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं उनसे इल्तमास है मेरे भाई, आप जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को भूलें ना। आप यहाँ आते हैं, यहाँ की रंगलियाँ देखते हैं, आपके पास घर पे आपके खाने को नहीं, आप आके यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। सबसे बड़ी गलत चीज़, अब गर्लफ्रेंड बनाने का मकसद ये होता है कि आप जो कमा रहे हैं आप उनको दें, वो जब खर्च करेंगे तो आप क्या पीछे वालों को भेजेंगे, तो दिन ब दिन आप परेशानी में चले जाएंगे। और दिन में भी हमारे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर मलों से शादी की है उन्होंने, आपको रखना है, आप शादी कर लें उनके साथ, शादी करके आप उनके साथ रहें, मगर ज़रूरी है कि आप ये हमारा जो इस्लाम का कल्चर है वो दूसरे वाली चीज़ को हम अडोप्ट करें और उस पर कहें कि हमें अब बरकत मिले, तो कहाँ से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस मकसद के लिए आप यहाँ आएँ उस मकसद को पूरा करें, और मकसद अगर पूरा नहीं होता तो मेरे भाई कर्ज उधार लेके यहाँ ना आएँ, बेहतर है कि वहीं पर कोई ठेला लगा लें। और वहाँ पर भी काम करने वालों की कमी नहीं है, इतने वहाँ पर वसाइल अल्लाह ने दिए, मगर हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि हम लोगों ने वक्त गुजार दिया है। उस माहौल में हमारे लिए बहुत इश्यूज है। मगर आप लोग 8 लाख रुपए एजेंट को देकर आ रहे हैं, 20 लाख रुपए देकर आ रहे हैं, फलाना देकर आ रहे हैं, और यहाँ से 4 आने का भी कोई चीज़ भेजने रहे हैं, 20 इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, आप तो 1 साल में क्या रिटर्न कर सकते हैं उसको। तो बेहतर यही है कि जिस मकसद के लिए आ रहे हैं उस मकसद को पूरा करें और अच्छे काम करें और अपने नमाज के पाबंद हो जाएं, लोगों के साथ फ्रॉड ना करें, आप दूसरों से ना कहें, आप खुद अपने आप को सही कर लें कि मैं आज से ये करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोशिश करूँगा नमाज का पाबंद हो जाऊँ, अल्लाह के आगे अल्लाह से मांगो, तो आप देख लेंगे आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। मलेशिया में ये चीज़ें हैं कि ये यकीन करें, हर जगह इनके मस्जिदों में खाना होता है, नमाज ख़त्म हुई खाना, क्यों? क्योंकि ये दीन में है कि आप एक दूसरे के साथ गिफ्ट का लेन देन रखें, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आप लोग तो गिफ्ट देने के बजाय आप तो उससे घसीटने के चक्कर में तो मस्जिदों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने वही बताया ना कि तुम उसको काटने के चक्कर में किस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाए। यहाँ पर अगर आपने किसी की मदद के लिए एक वक्त का खाना खिला दिया तो समझते हैं यार हमने तो इसके साथ टोपी कर दी। तो ये हमारी सोच को ख़त्म करना चाहिए। आप करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। और अल्लाह से यही दुआ है साद भाई जो आपने ये बात कही कि हम तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए जो अच्छा कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे अमाल अच्छे कर दें। हमारे अमाल अच्छे हो जाएंगे तो हमारे हुक्मरान अच्छे आ जाएंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, आगे अल्लाह मालिक है। मगर दुआएं तो हमारे लिए हर वक्त अल्लाह से यही होती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छा कर दे। आज जो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमें यहाँ पर मेहनत करनी, यही हम अपने मुल्क में करेंगे तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। अभी भी हमारे मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, पोटेंशियल है हमारे के अंदर, लोगों के अंदर ये सही लोग आ गए ना, तो आप यकीन करें हम इनको 100 साल में तो हम पीछे इनको छोड़ देंगे। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह ताला, जिस वक्त हम ये चीज़ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, ये थी आज की पॉडकास्ट बेहतरीन इंसान के साथ। आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।